दोस्तों स्वागत है आपका लाइफ कोच के एक और वीडियो में। आज हम रिद्धवी साइकेट्रिक हॉस्पिटल और डी एडिक्शन सेंटर और हमारे साथ है उनके फाउंडर डॉक्टर माधवी क्षीरसागर जो एक साइकेट्रिस्ट है। तो स्वागत करते हैं डॉक्टर का और सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। तो मैम आप बड़े ही संक्षेप में बताइए कि रिहैबिलिटेशन क्या होता है और एक साइकेट्रिस्ट का क्या रोल है पर्सन को डी एडिक्शन या उसकी मेंटल हेल्थ को बेटर करने के लिए। सी साइकेट्रिस्ट इज़ अ डॉक्टर हु डील विद द मेंटल हेल्थ इश्यूज़। जो भी मानसिक बीमारी है या फिर मानसिक परेशानी है उसके लिए डील करने के लिए जो डॉक्टर होते हैं वो साइकेट्रिस्ट होते हैं। और फिर जो भी साइकेट्रिक इलनेस है, डिप्रेशन हो गया या बच्चों की बीमारी होगी, मेंटल रिटार्डेशन, ADHD जैसे हाइपर एक्टिव चाइल्ड हो गए, डिप्रेशन, स्किज़ोफ्रेनिया, बाइपोलर डिसऑर्डर या बड़ों के डिमेंशिया, ये सब बीमारियाँ साइकेट्रिस्ट हैंडल करते हैं। और यही सब चीज़ों का ट्रीटमेंट हम लोग हॉस्पिटल में भी करते हैं और पेशेंट का रिहैबिलिटेशन भी करते हैं। मैम वैसे ही जब इंडिया में बात की जाए तो मेंटल हेल्थ इतना बड़ा टैबू है, स्टिग्मा है, लोग इसके बारे में बात नहीं करते। और जब लोग नॉर्मली ही अपने इश्यूज़ को लेकर एक साइकेट्रिस्ट के पास जो OPD में कंसल्टेशन नहीं करते तो हॉस्पिटल में आने का सवाल कैसे पैदा हुआ? सी आई एग्री कि अपने यहाँ पे साइकेट्रिक अवेयरनेस बहुत कम है या बिल्कुल ही नहीं है, हम लोग बोल सकते हैं। या फिर जिन्हें अवेयरनेस है वो भी डरते हैं आने के लिए कि सोसाइटी में लोग क्या बोलेंगे। या फिर जैसे कि एंजाइटी डिसऑर्डर हो गया या सिंपल सा स्लीप डिसऑर्डर हो गया, उसके लिए भी अगर पेशेंट साइकेट्रिस्ट के पास आते हैं तो उन्हें लगता है कहीं समाज उनको पागल के नज़रिए से ना देखे या मेंटल ना बोल दे। तो ये डर से बहुत बार साइकेट्री का जो हेल्प है वो लेने से वो किचकिचाते हैं। पर एक लेवल पे कोई भी बीमारी, साइकेट्री हो या कोई भी बीमारी जो आप अनट्रीटेड रखते हैं, जिनको ट्रीटमेंट नहीं देते हैं, वो एक लेवल पे कभी कभी इतनी बढ़ जाती है कि जैसे कि डिप्रेशन हो गया, वो बहुत सीवियर हो गया, पेशेंट ने खाना पीना छोड़ दिया, जीने की उम्मीद छोड़ दी। या फिर स्किज़ोफ्रेनिया पेशेंट है कि जो बहुत सस्पिशियस है, ट्रीटमेंट नहीं है तो पेशेंट बहुत वायलेंट, एग्रेसिव हो गए। बाइपोलर पेशेंट जो बहुत एग्रेशन दिखाते हैं, अगर अनट्रीटेड है तो फिर हमें वहाँ पे उन्हें एडमिशन करना पड़ता है, क्योंकि ये पेशेंट OPD बेसिस पे हैंडल करना बहुत डिफिकल्ट जाता है, क्योंकि उन्हें एडमिट करके उन्हें इंजेक्शंस देना या फिर उनकी केयर करना, ध्यान रखना कि वो रेगुलर मेडिसिन ले रहे हैं, वो सब चीज़ों के लिए फिर हमें एडमिशन कंसिडर करना पड़ता है। तो ये बात आपने सही बोली कि बहुत सारे लोग जब साइकेट्रिस्ट के पास जाते हैं, मेडिकेशन शायद वो घर जाके कंज्यूम ही नहीं करते तो उसका असर नहीं होता। इसलिए कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में जहाँ पे उनकी केयर करते हुए उन्हें उनका जो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल पूरा किया जाए, इसलिए शायद एक हॉस्पिटल कारगर साबित होगा। मैम अगला सवाल ये आता है कि जब लोगों के लाइफ में मेंटल हेल्थ इश्यूज़ आते हैं, यूजुअली उनको ये अवेयरनेस दिलाने के लिए उनकी फैमिली का रोल होता है या आसपास के लोग हैं जो उनको ये अवेयरनेस दिलाते हैं। और जब हम रिहैबिलिटेशन की बात करते हैं या मेंटल इश्यूज़ के लिए हॉस्पिटल में एडमिट होना, तो अक्सर फैमिली ही ऐसे लोगों को लेके आती है क्योंकि उनका बिहेवियर में भी वायलेंट था या घर पर वो हैंडल नहीं हो पा रहे। तो एक रिहैबिलिटेशन के अंदर कैसे एक पर्सन को, एक पेशेंट को ट्रीट किया जाता है, क्या उसका रूटीन होता है, कैसे डॉक्टर्स और आपके यहाँ का स्टाफ उसे हैंडल करता है और कैसे उसे रिहैबिलिटेशन की तरफ लेके जाते हैं? सी एनी साइकेट्री हॉस्पिटल, हाँ, वी कैन कंसिडर इट एज अ रिहैबिलिटेशन सेंटर, क्योंकि साइकेट्री में हम लोग पेशेंट को ना नॉर्म्स में लेके आने की कोशिश करते हैं। जैसे अगर यहाँ पे जब पेशेंट एडमिट होते हैं तो उन्हें एडमिट करने के बाद उनका केयर लेना, जैसे उनको टाइम के हिसाब से मेडिसिन देना, इफ़ रिक्वायर्ड इंजेक्शंस देना, या फिर उनको किसी चीज़ों में बिजी रखना, फिर उनके काउंसलिंग सेशंस करना और उनको अपनी बीमारी को लेके अवेयरनेस क्रिएट करना, ये सब चीज़ें ये हॉस्पिटल में की जाती है। एंड इफ़ वी टॉक अबाउट द स्टाफ इन दिस हॉस्पिटल, तो वी हैव हमारे यहाँ पे जो स्टाफ है वो साइकेट्री में स्पेशलाइज्ड है। इफ़ वी सी द नर्सिंग, तो वी हैव अ साइकेट्री नर्सिंग स्टाफ। If we consider other staff like social workers, then we have a mental health social workers, जिन्हें हम लोग MSWs बोलते हैं। उनका साइकोलॉजी में ग्रेजुएशन है, पोस्ट ग्रेजुएशन है, MA इन साइकोलॉजी है। तो स्टाफ वही है अपने यहाँ पे कि जिन्होंने साइकेट्री में काम किया है या फिर साइकोलॉजी से रिलेटेड उन्होंने शिक्षण लिया है। तो स्टाफ के हेल्प के साथ या फिर डॉक्टर जो हम लोग साइकेट्रिस्ट है, तो इट्स अ टीम वर्क, आई वुड से, कि हम लोग पेशेंट का मेंटल कंडीशन समझने की कोशिश करते हैं और उन्हें ट्रीटमेंट देके वापस नॉर्म में लेके आने की कोशिश करते हैं। तो जो भी कोई पेशेंट रिहैब में या मेंटल हॉस्पिटल में एडमिट होता है, क्या उसका डेली रूटीन होता है, दिनचर्या कैसी होती है, क्या रिस्ट्रिक्शंस उनके ऊपर इम्पोज होते हैं, क्या चीज़ें अलाउड होती है, कैसे वो अपना दिन यहाँ पर स्पेंड करते हैं?
जब इनिशियली जब पेशेंट एडमिट होते हैं जो बहुत सीवियरली एग्रेसिव है या फिर बहुत डिस्टर्ब है, तो 7 दिनों तक हम उन्हें कोई भी रूटीन फॉलो करने के लिए नहीं कहते जब तक वो कंप्लीट अपने नॉर्मल सेंसेस में नहीं आ रहा है या फिर एग्रेशन उनका कम नहीं है। और एक बार उनका एग्रेशन धीरे धीरे कम अगर हो जाता है तो यहाँ का रूटीन ऐसा होता है कि मॉर्निंग में उठने के बाद योगा सेशंस हो गए, प्री ब्रेकफास्ट, उसके बाद पेशेंट्स को ब्रेकफास्ट सर्व किया जाता है हॉस्पिटल में। ब्रेकफास्ट के बाद पेशेंट का एक रीडिंग सेशन रहता है कि जहाँ पे वो नॉवेल्स या फिर न्यूज़पेपर रीड किए जाते हैं। विद देन देयर इज़ अ लंच सेशन। पोस्ट लंच सेशन के बाद पेशेंट के साथ आर्ट एक्टिविटी होती है या फिर कोई अदर इंडोर गेम्स एक्टिविटी रहती है। टिल योर स्नैक्स टाइम 5 o'clock को स्नैक्स एंड टी सर्व किया जाता है एंड 5 to 8 के बीच में देयर इज़ अ टीवी टाइम कि जहाँ पे पेशेंट को हम लोग कोई एक मूवी दिखा देते हैं या फिर कोई गाने या फिर न्यूज़ चला देते हैं। एंड देन वी हैव अ डिनर। डिनर के बाद इट्स अ मेडिसिन्स एंड देन इट्स अ स्लीपिंग टाइम। तो मैम आप तो जो डिस्क्रिप्शन बता रहे हो वो तो जो मैंने मूवीज़ में देखा उससे बिल्कुल अलग है। मैंने तो देखा है कि लोगों को शायद बांधा जाता है, इंजेक्शंस दिए जाते हैं, उन्हें सेडेट किया जाता है, कभी कभी मारा भी जाता है। तो क्या ये रिहैबिलिटेशन कौन सा है और आप किसकी बात कर रहे हैं? मूवीज़ में जो दिखा रहा है आई वुड से कि वो बहुत लेवल तक रॉन्ग है कि पेशेंट को ज़बरदस्ती शॉक ट्रीटमेंट दिया जाता है, ज़बरदस्ती पेशेंट को एडमिट किया जाता है। एज़ पर न्यू मेंटल हेल्थ एक्ट कि जहाँ पे ह्यूमन राइट्स कंसिडर किए जाते हैं पेशेंट के भी, तो उन्हें एडमिट करके उनके हिसाब से दवा देना या फिर उनको काउंसलिंग करके शांत करना, ये सब प्रोसीजर्स हॉस्पिटल में फॉलो किए जाते हैं। यहाँ पे हॉस्पिटल में कोई भी पेशेंट के साथ ज़ोर ज़बरदस्ती या मारा मारी या ज़बरदस्ती शॉक ट्रीटमेंट वो सब चीज़ें नहीं होती है, या फिर इनफैक्ट कोई भी साइकेट्री हॉस्पिटल में इफ़ यू से ये सब चीज़ें नहीं होती है। तो मैम जब फैमिली मेम्बर्स की बात आती है कि मेंटल हेल्थ अच्छी हो, इसके लिए फैमिली का भी बहुत बड़ा योगदान होता है कि फैमिली कोऑपरेटिव हो, वो हेल्प करे, इमोशनल सपोर्ट दे। तो बहुत बार क्या ऐसा देखा गया है कि जो पेशेंट है उसे अबंडन करने वाली ही फैमिली होती है, या क्योंकि वो उसकी जो परवरिश नहीं कर पा रहे हैं या देखभाल नहीं कर पा रहे तो वो रिहैब में छोड़ते हैं। तो इस मामले में क्या प्रोटोकॉल फॉलो किया जाता है यहाँ पे हॉस्पिटल की तरफ से कि फैमिली के साथ भी उनका सही से यूनियन हो सके? जब पेशेंट को फैमिली मेम्बर्स लेके आते हैं तब जैसे कि पेशेंट कभी कभी इनिशियल डेज में मेंटल स्टेट में नहीं होते हैं कि उनका काउंसलिंग करे या उनको समझाए कि उनका बीमारी क्या है, उनको किस चीज़ का ट्रीटमेंट चल रहा है। बट फैमिली मेम्बर्स को वो अवेयरनेस क्रिएट करना ये हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि उनका बीमारी क्या है, ये कैसे शुरू हुआ और आप लोगों का भी क्या कंट्रीब्यूशन था वो बीमारी में। बहुत बार फैमिली मेम्बर्स हाथ ऊपर कर देते हैं, नॉट एवरी फैमिली बट कुछ कुछ फैमिली हाथ ऊपर कर देते कि इसमें हमारा कुछ कंट्रीब्यूशन था नहीं, पर निगलेक्टेड चाइल्डहुड हो गया या ट्रॉमेटाइज चाइल्डहुड हो गया या इंटरपर्सनल रिलेशनशिप के स्ट्रेसेस होते हैं। बच्चे कभी कभी पढ़ाई में अच्छे नहीं होते हैं, उन्हें एक डिप्रेशन रहता है, पर फैमिली मेम्बर को लगता है कि वो पढ़ नहीं रहे। बट इफ़ वी सी बच्चे को लर्निंग डिसेबिलिटी हो सकता है, तो देर आर एन नंबर ऑफ प्रेशर्स कि जिसकी वजह से ये साइकेट्रिक इलनेस बहुत बढ़ता है। फिर एज अ साइकेट्रिस्ट आवर रोल इज़ कि फैमिली मेम्बर्स को भी बताना कि आपके कौन से फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग है और वो हमें कैसे दूर करने हैं। एंड एक लेवल पे पेशेंट एंड फैमिली मेम्बर्स लाइक वी कॉल्ड इट एज अ फैमिली काउंसलिंग कि जैसे पेशेंट का डिस्चार्ज नज़दीक आता है कि पेशेंट को हॉस्पिटल से अभी हमें घर छोड़ना है, तो उसके पहले हमारे 3 या 4 सेशंस फैमिली मेम्बर और पेशेंट के साथ होते हैं एज अ फॉर्म ऑफ काउंसलिंग, फैमिली काउंसलिंग, कि जहाँ पे हम दोनों की साइड सुन रहे हैं कि उसमें से किसी का कुछ क्या रॉन्ग है या फिर एक्सपेक्टेशंस अलग है, अलग अलग पेजेस पे हैं, तो उन्हें हमें एक पेज पे कैसे लाना है। सो दैट कम्स इन अ फैमिली काउंसलिंग सेशंस। मैम जब हम स्टिग्मा और टैबू की बात करते हैं, कोई पर्सन जब साइकाट्रिस्ट को भी विजिट करता है तो वो छुप छुप आके किसी को बिना बताए जाता है। तो जब बहुत सारे लोग यहाँ पे एडमिट होते हैं, फैमिली मेम्बर्स लाते हैं, तो आपने क्या एक्सट्रीम देखे हैं टैबूज लोगों के अंदर, क्या मिसकंसेप्शंस या मिथ्स देखे हैं साइकाट्रिस्ट से रिलेटेड या ये हॉस्पिटल से रिलेटेड या रिहैबिलिटेशन से रिलेटेड, और कैसे आप इसे ओवरकम करते हैं? I have come across few patients या फिर I would say कि few relatives कि जिन्होंने ये साइकेट्री का टैबू बहुत ज़्यादा लिया है। जैसे कि एडमिशन के टाइम वी हैव अ एडमिशन टाइम मॉर्निंग 10 to इवनिंग 5 o'clock। देन दे आस्क कि हम एडमिशन रात को 1 बजे कर सकते हैं या एडमिशन रात को 2 बजे कर सकते हैं, सो दैट ना किसी को समझ में ना आए कि हम यहाँ पे एडमिट हो रहे हैं या फिर हमारे सोसाइटी मेम्बर्स को ना पता चले कि हम एडमिट हो रहे हैं।
सो व्हाट वी सजेस्ट देम कि साइकेट्री बीमारी कोई बड़ा मेंटल टैबू नहीं है। जैसे बाकी के आपके केमिकल डिसऑर्डर्स है, थायराइड हो गया या फिर डायबिटीज़ हो गया, बीपी हो गया, ये वही वैसा ही है, सेम है। सिर्फ साइकेट्री में वी आर डीलिंग विद द ब्रेन, और वो मिथ या फिर जो अवेयरनेस है वो हमें क्रिएट करना पड़ेगा, मिथ निकालना पड़ेगा सोसाइटी से। तो जनरली वी काउंसिल देम कि हम लोग मॉर्निंग में ही पेशेंट को एडमिट करेंगे, आप एक्सेप्ट करो बीमारी और बीमारी से लड़ो। हम नहीं कह रहे कि आप डिप्रेशन में रहो या आप स्किज़ोफ्रेनिया में रहो, वहाँ पे रहना बुरी बात है, पर उसको निकलने के लिए हमें फ़ाइट करना पड़ेगा। तब हमें चीज़ों को पहले एक्सेप्ट करना सीखना पड़ेगा कि हाँ, मेंटल बीमारी है, साइकोलॉजिकल बीमारी है, और हमें उससे फ़ाइट करना है। मैम, जब आपने कहा कि बहुत सारे लोग होते हैं जो वायलेंट बिहेवियर के होते हैं, इस वजह से वो यहाँ पर आते हैं, तो आपने क्या एक्सट्रीम ऐसे केसेस देखे हैं आपके यहाँ पे जब रिहैबिलिटेशन में या हॉस्पिटलाइजेशन के लिए लोग आते हैं? क्या उनका बिहेवियर एक्सट्रीम लेवल पे जो आपने देखा है, और कैसे जो आपका स्टाफ है कैसे वेल इक्विप्ड या ट्रेंड है उन्हें हैंडल करने के लिए? मैंने अब तक जो सीवियर केसेस देखे हैं वो ज़्यादा करके मैंने 3 कैटेगरीज में देखे हैं। वन इज़ स्किज़ोफ्रेनिया, बाइपोलर डिसऑर्डर और एडिक्शन के पेशेंट। जैसे कि स्किज़ोफ्रेनिया पेशेंट्स आई हैव सीन कि हमने इसके पहले एक पेशेंट जो एडमिट किया था वो चाकू लेके थ्रेट कर रहा था फैमिली मेम्बर्स को कि एक तो मैं आप लोगों को मार डालूंगा या फिर मैं खुद को कुछ कर दूंगा। ही वॉज सो सस्पिशियस कि उसके साथ कुछ तो बुरा हो रहा है या कोई उसके ऊपर नज़र रख रहा है। कुछ बाइपोलर पेशेंट जो हमने एडमिट किए हैं उन्होंने अपने नेबर्स की गाड़ियाँ तोड़ दी है या फिर बाइक्स जला दिए हैं। और एडिक्शन के पेशेंट की जिनको जब ड्रग्स नहीं मिले घर पे, तो विड्रॉल में उन्होंने घर की टीवी फोड़ना या फिर पेरेंट्स के ऊपर हाथ उठाना, अकेले में खुद का कट करने की कोशिश करना, ये सब पेशेंट हमने देखे हैं। तो जब भी पेशेंट यहाँ पे आते हैं, रिलेटिव्स लेके आते हैं, फर्स्ट वी गिव देम सम इंजेक्शंस एंड मेडिसिन्स सो दैट पेशेंट का एंगर कम हो जाए, कामनेस आ जाए, या फिर बहुत सारे पेशेंट को विड्रॉल आता है इसमें एडिक्शन में। सो वी स्टार्ट गिविंग ट्रीटमेंट विच इज़ रिगार्डिंग द विड्रॉल, कि उनके विड्रॉल सिम्टम्स निकल जाए, पेशेंट शांत हो जाए, उन्हें नींद आ जाए। और उसके बाद ये 3 या 4 दिन के बाद पेशेंट के काउंसलिंग सेशन स्टार्ट होते हैं कि तब उन्हें अवेयरनेस दिलाया जाता है उनके बीमारी और सिम्टम्स से रिगार्डिंग। तो मैम, हमने क्या सक्सेस रेशियो देखा है जो लोग एडमिट होते हैं और जो ट्रीट होते हैं या पूरे तरह से नॉर्मलाइज हो सकते हैं? जैसे अगर ऑन एवरी 10 पेशेंट्स कितने आपने देखा है कि रेशियो के जो लोग ठीक होके जाते हैं? 90% सक्सेस रेट आई हैव सीन इन माई हॉस्पिटल। कि पर मैं हर पेशेंट को यही बताती हूँ कि साइकेट्री का जो ट्रीटमेंट है वैसे छोटा प्लान नहीं है कि आपने एंटीबायोटिक्स ले लिए 10 दिन के या 20 दिन के कैल्शियम टैबलेट्स ले लिए और आप ठीक हो गए। नहीं, साइकेट्री के ट्रीटमेंट आपका साल तक चलता है, कम से 2 इयर्स तक तो भी आपको मेडिसिन लेना ज़रूरी है। या फिर जैसे कि आपके ब्रेन में अगर कोई केमिकल बन ही नहीं रहा है, फॉर एग्जांपल अगर किसी को डायबिटीज़ है तो उनको वो इंसुलिन इंजेक्शन लाइफ टाइम लेना है। थायराइड बीमारी है कि वो केमिकल आपको लाइफ टाइम लेना है। वैसे ही साइकेट्री में अगर आपके ब्रेन में 1-2 केमिकल कम हो चुके हैं जिसकी वजह से आप डिप्रेस्ड हो रहे हो या फिर आपको नींद नहीं आ रही है, तो देर आर 8% पेशेंट की जिनको मेडिसिन लाइफ टाइम लेने पड़ते हैं। बट पेशेंट हैज़ एन अवेयरनेस कि ये बीमारी का जो मेडिसिन है ये हमें 2 साल लेना है या फिर 5 साल लेना है या लाइफ टाइम लेना है, इफ़ वी क्रिएट दैट अवेयरनेस सक्सेसफुली एंड पेशेंट एक्सेप्ट्स इट, तो देर आर चांसेस कि 100% पेशेंट रिकवर होता है। प्रॉब्लम होता है जहाँ पे पेशेंट दवा बीच में छोड़ देते हैं, उन्हें डर लगता है कि ये दवा के ऊपर हम डिपेंडेंट है। जैसे हमने दवा छोड़ दी, हमें नींद नहीं आ रही है, हमने दवा छोड़ दी, हमें एग्रेशन आ रहा है, हमने दवा छोड़ दी, हमें सस्पिशियसनेस आ रहा है। बट इट इज़ नॉट द डिपेंडेंस ऑन द मेडिसिन, इट इज़ एक्चुअली रिक्वायरमेंट ऑफ दैट केमिकल, कि जो ब्रेन को वो केमिकल का ज़रूरत है। ये अवेयरनेस क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है। मैम, यूजली जैसे आपने बोला है कि लोग हैं बीच में अपनी दवाइयाँ छोड़ देते हैं, कंटिन्यू नहीं करते हैं, उन्हें लगता है कि दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट इतनी ज़्यादा है कि एक्चुअल प्रॉब्लम से भी उनको साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा हो जाएंगे। तो मैम, ऐसे लोगों के लिए अगर आप एक मैसेज देना चाहोगे जो साइकेट्रिक इलनेस के साथ सफ़र कर रहे हैं या अपनी दवाइयाँ बीच में छोड़ चुके हैं या वो अपना ट्रीटमेंट पूरी तरह से नहीं कर रहे, या स्टिग्मा या टैबू की वजह से लोग क्या कहेंगे या मुझे कैसे परसीव किया जाएगा उसकी वजह से वो सफ़र करते जा रहे हैं, तो अगर आप फेस टू फेस डायरेक्टली ऐसे लोगों को कुछ सजेशन देना चाहोगे कि कैसे वो अपनी लाइफ को वापस से अपने हाथ में ले सकते हैं और कैसे वो बेटर हो सकते हैं? साइकेट्री रिलेटेड देयर आर मिथ्स, मेडिसिन रिलेटेड या ट्रीटमेंट रिलेटेड। एक मिथ होता है कि साइकेट्री की दवा लेनी ही नहीं है, अगर आप वो दवा लेते हो तो आप मंद हो जाते हो या फिर आप उतने क्वालिटी से आपका ब्रेन काम नहीं करता है।
दूसरा मिथ है कि अगर आप साइकेट्री की दवा लेते हो तो आप लाइफ टाइम उसके ऊपर डिपेंडेंट रहोगे। और तीसरा मिथ रहता है कि साइकेट्री की दवा से आपकी लीवर या किडनी ये फेल होने लगते हैं। तो फर्स्ट कि साइकेट्री की दवा से ना कि ऐसे साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते हैं कि जिसमें ब्रेन खराब हो या ब्रेन का कैपेसिटी, सोचने का कैपेसिटी कम हो। इनिशियली जब पेशेंट आते हैं तो उनके सिम्टम्स को लेके दवा की मात्रा या फिर डोसेजेस डिसाइड होते हैं। साइकेट्री इज़ नॉट लाइक द एंटीबायोटिक्स कि जहाँ पे एक फिक्स डोज है। साइकेट्री में ना आपका जो दवा का जो डोसेज है वो 2 से भी स्टार्ट हो सकता है और वो सेम मेडिसिन 100 तक भी जा सकता है। पर ये दवा का जो लेवल है या मेडिसिन की मात्रा है वो कम ज़्यादा करनी पड़ती है इम्प्रूवमेंट के हिसाब से। इफ़ यू हैव अ गुड इम्प्रूवमेंट, आपके साइकेट्रिस्ट आपका दवा धीरे 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 कम करके मिनिमम लेवल तक कम कर देंगे। पर अगर आप सोचेंगे कि हम लोग बीच में ही दवा छोड़ देंगे तो डेफिनेटली साइकेट्री मेडिसिन अगर आप बीच में छोड़ते हो तो आपको विड्रॉल आता है। देन वी मिस अंडरस्टूड इट कि ये विड्रॉल मतलब डिपेंडेंस है। इट इज़ नॉट अ डिपेंडेंस, इट्स अ विड्रॉल सिम्टम्स। थर्ड थिंग कि जैसे कि सोसाइटी कहती है आप खुद होके ठीक हो जाओ, ये सब मन का वहम है। ये डिप्रेशन एक वहम है। हमें भी डिप्रेशन हुआ था पर हम बाहर निकले, हमें भी तकलीफ हुई थी, हम भी बाहर निकले। तो ये सब चीज़ों से ना पेशेंट का एक्चुअली ना देखा जाए तो मोरल डाउन हो जाता है। उन्हें लगता है कि अगर हमारे फैमिली मेम्बर्स खुद अपने प्रॉब्लम से बाहर निकल रहे हैं तो हम क्यों नहीं निकल रहे हैं। सैडनेस फील होना इट्स अ डिफरेंट थिंग, और डिप्रेशन, स्किज़ोफ्रेनिया, बाइपोलर ये अलग है। इन्हें हमें ट्रीटमेंट देना पड़ता है। अगर आप कंसिडर करें कि डिपेंडेंसी की साइकेट्री की दवा से हम डिपेंडेंट हो जाएंगे, बट एक्चुअली साइकेट्री का जो दवा है वो ऐसे 10 दिन 20 दिन के लिए नहीं रहता है। वी गिव मेडिसिन फॉर 6 months, 1 year, 2 years और 5 years एज पर द इम्प्रूवमेंट। पर सोसाइटी में इसका मिथ होता है कि आप 2 साल दवा इसलिए ले रहे हो क्योंकि आपको दवा की आदत पड़ गई, 5 साल इसलिए लेना पड़ा कि दवा की आदत पड़ गई। पर नहीं, ब्रेन में जो केमिकल का जो लेवल हमें अटेन करना है, सीरोटोनिन या डोपामिन का, हर एक पेशेंट का सब्जेक्टिव इम्प्रूवमेंट है। हर एक पेशेंट अलग अलग रूप में ठीक हो जाएगा। कुछ पेशेंट में 6 महीना लेंगे डिप्रेशन से बाहर निकलने के लिए, कुछ पेशेंट को शायद 2 साल लगेंगे बाहर निकलने के लिए। तो ये डिपेंडेंसी नहीं है, इट्स अ रिक्वायरमेंट फॉर द मेडिसिन्स और केमिकल्स। तो मैम नेक्स्ट सजेशन मैं आपसे चाहूँगा स्पेसिफिकली एडिक्शन से रिलेटेड। जैसे आपने बोला कि बहुत सारे ऐसे ड्रग्स हैं जो लोग कंज्यूम करते हैं, खासकर टीनेजर्स बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं। तो पहले तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि कौन कौन से ऐसे ड्रग्स हैं। हम तो सिर्फ ये जानते हैं कि अल्कोहल एडिक्शन होता है, या बहुत सारे लोग सिगरेट के आदी होते हैं, या बहुत सारे लोग वीड स्मोक करते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे एडिक्शंस हैं जो आप इसके ऊपर लाइट डालिए। दूसरा, जो एज ग्रुप है, बहुत कम एज ग्रुप के लोग पीयर प्रेशर की वजह से वो एडिक्शन की तरफ जा रहे हैं, तो उनके लिए भी आप सजेशन फेस टू फेस दीजिए, जो सोच रहे हैं कि उन्हें ड्रग्स कंज्यूम करना चाहिए, या उनके आसपास ड्रग्स पहुंच चुके हैं, या उनके कोई फ्रेंड्स हैं जो कंज्यूम कर रहे हैं और वो क्यूरियोसिटी में आ गए हैं कि वो मना नहीं कर पा रहे हैं ड्रग्स को। आप उन्हें डायरेक्टली क्या सजेशन देना चाहोगे? टीनेजर्स को अभी ना बहुत एक्सपोजर मिला है ड्रग्स का, दैट आई एग्री। अगर हम लोग देखा जाए कि ये जनरेशन है या फिर अभी का जो ईरा है, यहाँ पे पहले सिर्फ हमें अल्कोहल या फिर निकोटिन के बारे में पता था। अभी गांजा या फिर वीड हो, ये बहुत कॉमन हो चुका है। उसके साथ टीनेजर्स या फिर बाकी के भी लोग, जैसे कि LSD हो गया, CBD ऑयल हो गया, मैथ हो गया, कैनाबिस हो गया, कोकेन, हेरोइन, ये सब चीज़ों का ना अभी ना कंजम्पशन पहले से काफ़ी ज़्यादा बढ़ा है। पेशेंट या फिर टीनेजर्स को ये फील होता है कि ये ड्रग्स लेने के बाद वी फील हाई, हमें खुशी मिलती है, हमें अच्छा लगता है। पर मैं उनसे यही कहना चाहती हूँ कि ये जो खुशी मिल रही है या फिर ये हाई फील कर रहे हो आप, पर कहीं ना कहीं ये आपका ब्रेन डैमेज कर रहा है। यहाँ पे जब हम लोग डी एडिक्शन के पेशेंट एडमिट करते हैं तो व्हाट वी हैव सीन कि पेशेंट हेलुसिनेट करते हैं। अकेले में अपने आप से बात करना, हंसना, उन्हें कोई चीज़ दिखाई दे रही है या फिर कोई आवाज़ उन्हें सुनाई दे रही है। कुछ पेशेंट कंप्लेन करते हैं कि नींद में कोई उनके पैर खींच रहा है, जैसे कि कोई डरावनी चीज़ हमारे साथ हो रही है। तो जब आपके ब्रेन के केमिकल्स ये ड्रग्स के थ्रू ख़राब होते हैं, जैसे कि आपका डोपामिन केमिकल है, सीरोटोनिन है, तब आपके साथ ये हेलुसिनेशंस और साइकोसिस हम लोग बोलते हैं, ये बीमारी जुड़ जाती है। इसलिए ड्रग्स इन सब चीज़ों को आप ना कहे तो वही अच्छा रहेगा।
जैसे हमने बोला बहुत सारे टीनेजर्स लाइफ के इश्यूज से भागने के लिए या फैमिली का जो उनकी फैमिली अगर डिसफंक्शनल है उसकी वजह से वो यहाँ पे कंफर्ट सीख करते हैं ड्रग्स के अंदर। जब आपने बोला कि ब्रेन चेंज हो जाता है, मैं चाहूँगा आप और विस्तार में बताइए एक पर्सन को जो सोच रहा है हाँ मुझे ड्रग्स लेने चाहिए या मैंने 1-2 बार लिया है मुझे रिपीट करना चाहिए, मुझे बहुत अच्छा फील हुआ, मुझे अपलिफ्टेड फील हुआ, हाई फील हुआ, तो किस तरह से एक पर्सन का ब्रेन चेंज होता है जब वो कोई भी अल्कोहल या कोई भी ड्रग्स के ऊपर डिपेंडेंसी की तरफ आता है? If we see like in our brain, हाँ, ब्रेन में एक रिवॉर्ड सिस्टम रहता है, जो एक ब्रेन का हिस्सा है कि वहाँ पे ना एक डोपामिन सर्किट रहता है जिसे हम लोग रिवॉर्ड सिस्टम कहते हैं। तो जब भी हम लोग कोई भी चीज़ खाते हैं जो हमें बहुत पसंद है, जैसे कि आपका चॉकलेट क्यों ना हो, आपको एक खुशी मिलती है। वो खुशी मतलब क्या कि आपका रिवॉर्ड सिस्टम एक्टिवेट होता है, डोपामिन बढ़ता है ब्रेन में एंड देन यू फील हैप्पी। ड्रग्स में क्या होता है, सेम डोपामिन बढ़ता रहता है। सो जब भी आप ड्रग्स लेते हो यू फील वेरी हैप्पी, वेरी इलेटेड, वेरी कॉन्फिडेंट एंड एवरी टाइम यू सीक द सेम काइंड ऑफ पर्सनालिटी कि मुझे वापस खुश रहना है, मुझे वापस कॉन्फिडेंट फील करना है। सो ये चक्कर में एक ही रिवॉर्ड सिस्टम को हम लोग एक्टिवेट करते करते ना हम लोग ड्रग्स के अधीन बन जाते हैं। और एक टाइम ऐसा आता है कि जहाँ पे हमारा डोपामिन केमिकल ही इम्बैलेंस हो जाता है एंड दिस डोपामिन इज रिलेटेड टू योर साइकोसिस, कि जहाँ पे आपको अकेले में चीज़ें देखना, हालुसिनेशंस होना, डाउट्स क्रिएट होना, स्लीप डिस्टर्ब रहना, ये सब शुरू हो जाता है। तो मैं इसमें ये कंक्लूड करूंगा कि आप जो अपनी लाइफ में हाई सीख कर रहे हो तो हाई सीख करिए कोई एथिकल वेज से, मॉरल वेज से, जहाँ पे आप अपनी लाइफ में अपने गोल्स को अचीव करिए, वहाँ पे मोटिवेट होइए, ना कि आप फेक तरह का जो हाई है, जो टेम्पररी हाई है उसके पीछे आप भाग रहे हैं, जो जितना भी आप अचीव करना चाहोगे कभी भी आप एकम्प्लिश नहीं कर पाओगे। मैम कुछ लास्ट क्लोजिंग वर्ड्स आप कहोगे मेंटल हेल्थ से रिलेटेड, स्टिग्मा से रिलेटेड, टैबू से रिलेटेड, हॉस्पिटलाइजेशन से रिलेटेड, एडिक्शन से रिलेटेड, जहाँ पे आप दूसरे लोगों को ये सजेशन दे पाए कि वो मेंटल हेल्थ में सफ़र ना करे? मैं ये कहना चाहूँगी एंड में कि है ना, टू हैव अ डिप्रेशन और किसी को स्किज़ोफ्रेनिया है या कोई भी मेंटल इलनेस है, इट्स ओके टू हैव अ मेंटल इलनेस बट ट्रीट इट। उसका ट्रीटमेंट लेना, साइकेट्रिस्ट के पास जाके अप्रोच करना, ट्रीटमेंट लेना, ये ज़रूरी है। तो बहुत बहुत शुक्रगुजार है हम डॉक्टर माधवी क्षीरसागर का, जो हमारे साथ जुड़े और हमें इतना सारा उन्होंने ज्ञान दिया है मेंटल हेल्थ के बारे में, रिहैबिलिटेशन के बारे में, और उन्होंने कहा है कि बिल्कुल भी ड्रग्स को नो कहिए। और अगर आपकी लाइफ में कोई भी सफ़र कर रहा है फैमिली में मेंटल हेल्थ इश्यूज़ के साथ या एडिक्शन के साथ, ज़रूर आप कॉल करिए एक रिहैबिलिटेशन को, एक मेंटल हेल्थ फैसिलिटी को, जैसे कि रिद्धवी हॉस्पिटल जो है पनवेल में, और हमेशा हेल्दी रहिए फिजिकली और मेंटली।